आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के स्वस्थ और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेशन होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन, प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है शिक्षा। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है शिक्षा। बुनियादी आवश्यकता है बुनियादी आवश्यकता बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वह का आश्रय है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। विधान में एक प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? वैधानिक। निम्नलिखित में किसमें विशेष का संबंध नहीं है? शिक्षा पर्यावरण में। समूह से भिन्न शब्द चुनिए। भिन्न शब्द स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ। भिन्न शब्द स्वच्छ है। क्या है? स्वच्छ है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन में कोमल भाव जगाना, मन में बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना का उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं को दमन करना, मन में बुरे भावनाओं को दूर करना। आंतरिक स्वच्छता बुनियादी में एक प्रत्यय है। बुनियादी में कौन से प्रत्यय? एक गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारों और भावों की पवित्रता। बिल्कुल, विचारों और भावों की पवित्रता थी। नीचे दिए गए कविता के पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदानों से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत पड़ी चुकानी थी। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमें अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। कविता में किस छल की बात की गई थी? व्यापारी में बन हमें गुलाम बनाने के लिए। कविता के व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने में छल की बात की गई। नीति शब्द के किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? एक प्रत्यय का। स्वाभिमान का संधि विच्छेद सह जोड़ अभिमान। स्वाभिमान। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होता है? वीर शहीदों के बलिदान से। कीमत पड़ी चुकानी थी, गौरव पाना अपने स्वाभिमान से। लंबी चली लड़ाई थी। देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, अपना जीवन का आहुति दी। वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया था। अपने जीवन की आहुति दी। आहुति दी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया था? वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों के, वीरों की बलिदानों की किसे दिया गया था? वीरों की बलिदान। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शब्दावली को समृद्ध करने के लिए, शब्द और वाक्य संरचना कंठस्थ करने के लिए, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, अभिव्यक्ति का संबंध और वाक्यों का लय के लिए कथन सही नहीं है। अभिव्यक्ति का संबंध और वाक्यों का उच्चारण लय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय का प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि
विद्यार्थी को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विद्याओं को देखने की मौका मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता का सक्रिय प्रवेश के रूप में देखना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क को पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करना। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को सश्रव पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकते हैं। गलत, जो कि गलत है। पुस्तकालय में सश्रव पठन सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोध, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। डिकोडिंग और भाषा अवबोध में निपुणता होनी चाहिए। साक्षरता अर्जित करने के लिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में निपुणता मास्टरी होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रसंग नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ करना सिखाना, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता? अक्षर और ध्वनि के ध्वनि विज्ञान साक्षरता कौन देती? ध्वनि विज्ञान साक्षरता। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थी से कहा कि वह अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तक का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना? क्या इन पुस्तकों के लेखन जाने माने बाल साहित्य के मान्य लेखक? क्या पुस्तक कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? क्या पुस्तक तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी? क्या यह पुस्तक कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है? बच्चे की ये पुस्तकों का चयन करते समय क्या इन पुस्तकों को लेखक जाने माने बाल साहित्य के मानवीय लेखक है? प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संप्रेषणात्मक उपागम। एक अध्यापक ने शिक्षार्थी को अपने सहपाठी से अपने अभ्यास पुस्तिका की अदला बदला कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य सहपाठी के काम की जांच की कौशल विकसित करना। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वह अध्यापक के पीछे शिशु गीत गाते हैं। वह सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण से है? प्रूफ रीडिंग चैनल से। किससे है? प्रूफ रीडिंग से। कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट उपागम। एक अध्यापिका कक्षा के 2 विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में कौन सा मापदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है?
चयनित सामग्री से आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षण और सुरक्षित होना चाहिए। चयनित सामग्री ऐसा हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन का प्रयोग अवसर दे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होना चाहिए, जो कि गलत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षता को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वाद्य और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधि को न करके और आंतरिक गतिविधि की योजना करके, मुक्त शिक्षार्थी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली देकर, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पाठ्यपुस्तक कल्पना का नहीं है। मूर्त सिद्धांत। कौन सा नहीं है? मूर्त सिद्धांत। मूर्त सिद्धांत। भाषा सेकंड हिंदी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है। इसका कारण है ग्लेशियर में तेजी से पिघलना। ग्लेशियर के गंगा के किनारे बसे लोग की आबादी लगभग है 40 करोड़। क्या है? 40 करोड़। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता है जाएगा। वाक्य में रेखांकित है क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। गद्यांश के किस संकट की बात की गई है? गद्यांश में जल संकट की बात की गई है। किस संकट की? जल से। अल नीनो का प्रभाव कहाँ पड़ता है? अल नीनो के प्रभाव मानसून पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मानसून पर। इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। वाक्य का रेखांकित पद क्या है? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण। गद्यांश के अनुसार 250 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है भारत में। कहाँ आने वाला है? भारत में। कहाँ आने वाला है? भारत में। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है परिजोर आवरण। परिजोर आवरण। पर्यावरण। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसीलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते हैं तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। पाप लोहे की जंजीर है, जो पुण्य सोने की बंधन है। बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ हो उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उसे छूटने का मन नहीं करता है। इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है, अस्थाई नहीं है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। पाप और पुण्य दोनों डैश है, अस्थाई है। पाप और पुण्य दोनों क्या है? अस्थाई है। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं कर पाते। पुण्य और उसके फल को हम स्वीकार नहीं कर पाते। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों स्वतंत्रता है, दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों की मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है। पाप और पुण्य दोनों में बंधन है। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः डैश और डैश की जंजीर से की गई है। लोहे और स्वर्ण की जंजीर। लोहे और स्वर्ण की जंजीर से सही है। तो समूह से भिन्न शब्द फल, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा।
स्वतंत्र, प्यारा और स्थायी, समूह से भिन्न फल है। स्वतंत्रता का विलोम गुलामी, परतंत्रता, परतंत्र, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्र, परतंत्र, परतंत्र। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रिया की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए जैसे जांच पत्र परीक्षा शिक्षार्थी की एक स्पष्ट एवं उचित हो, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बना सके, सहज और विस्तार बना सके, जो बच्चे के अनुभव को सहज और विस्तार बना सके। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और भाषा उद्दीपक प्रक्रिया संबंध के सिद्धांत मनुष्य के सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा को निपुण प्राप्त करता है। उस संस्कृति और समुदाय के घनिष्ठ रूप से संबंधित जिसमें बच्चे रहते हैं, उस संस्कृति और समुदाय के घनिष्ठ संबंध है जिसमें बच्चे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। ऐसी कक्षा जहां व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते और अध्यापक सहायता देते, अपने समाज के सहजात वाची मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से सर्वभाषिक विधि अनुसार संवादों को दोहराकर अभ्यास लक्ष्य भाषा किसी भाषा अपने सशक्त और संपर्क के माध्यम से सीख सकते हैं। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? मैं इस कथन से असहमत हूँ। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हूँ? मैं इस कथन से असहमत हूँ। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। मैं इस कथन से असहमत क्योंकि भाषा अधिगम एक सहज प्रक्रिया जो जन्म के कुछ समय बाद शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ सर्व पुस्तक और छोटे बच्चों के स्पष्टग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तक होनी चाहिए क्योंकि कक्षा में विविधता आती है। बच्चों की विविधता बहुत पसंद है। यह अध्यापक के आकलन में विभिन्न पुस्तकों के प्रयोग की स्वतंत्रता देते हैं। विविधता वाले शिक्षार्थियों की पुस्तक अधिक सुलभ बनाती है। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि को क्या उद्देश्य है? चित्रों को क्रम में लगाना, सारांशी के पाठ पठन का अभ्यास कराना। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य है। शिक्षार्थी से अपेक्षा रहती है कि विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़े। यह क्या गहन पठन और इंटेंसिव विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वह वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से डील करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बल प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा किया गया सर्वभाषिक संप्रेषण कुल भौतिक सर्वभाषिक विधि क्या कहा जाता है? सर्वभाषिक विधि क्या किया गया अध्यापक द्वारा? शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग कर कंठस्थ कर रहा है? प्राकृतिक उपागम, व्याकरण उपागम। किस विधि का प्रयोग कर रहा है? व्याकरण उपागम। यदि बच्चे अपने परिवेश के 2 भाषाओं का बोलना सुनते हैं,
दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों को नुकसान बच्चों को लाभ पहुंचाता है, कोई प्रभाव नहीं समझ में भ्रमित करता है, बच्चों को लाभ पहुंचाता है। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए अध्यापक को गृह कार्य के रूप प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने घर की एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित है। बाल साहित्य की तरलता और उपलब्धता जिसे पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा करे पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा करे। पठन के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा करें यही होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? वर्णमाला के अक्षरों को पहचान करना, विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक व्याख्या करते, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक वाचित करते हैं। अधिकांश मूर्खित विद्यार्थी से ही सहभागिता, शिक्षार्थी अधिक वाचित करते हैं। एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक वाचित करते हैं। अच्छा वाचन गतिविधि में निम्नलिखित विशेषता है: शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सके, त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास कराया जाए, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो सके, शिक्षार्थी भाव को सही ढंग से समझने की क्षमता उत्पन्न कर सके। पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र की रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किससे है? मौखिक प्रवाह अभ्यास से। अति उपयुक्त बोलने वाचन की गतिविधि मौखिक प्रवाह अभ्यास है। समग्र भाषा उपागम क्या? अर्थ आधारित, कौशल आधारित, ध्वनि का मिश्रण, ध्वनि संकेत शब्द से निष्कर्ष निकालना, अर्थ आधारित। समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित। हिंदी। निम्नलिखित कथांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वो अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वह बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव सृष्टि में रूपांतरण परिवर्तन अब भी हो रही है और भविष्य में भी होगी। मनुष्य भविष्य में एक ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। विशेषण के उदाहरण है मानव अस्तित्व। क्या है उदाहरण? मानव अस्तित्व। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जाने, अपनी कमियों की जाने, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्ष रहे, विरोध करे, अपनी कमियों की जाने, अपनी कमियों को जाने। कथांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अध्यात्मक शब्द में एक प्रत्यय लगाने से आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया है? मानव। ई और ज आ प्रत्यय और उपकर। मानव शब्द में ई प्रत्यय और अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। मानव के कौन से तीन पक्ष हैं? भौतिक,
मानसिक आध्यात्मिक, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। आध्यात्मिक क्षेत्र में की परंतु भौतिक क्षेत्र में की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं कर पाया। उपयुक्त ग्रंथांश के अनुसार आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाया। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है महत्वपूर्ण परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य महत्व। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था आदि मानवों के पास अति। नीचे दिए गए कविता में पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह से रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की वजह सदा असत्य की हार हो। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है सत्य पर। किस पे दिया गया है? सत्य पे। किस पे दिया गया है? सत्य पे। अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है बुराई अति समाधान का। अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है समाधान। कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है? हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। स्वाभिमान बना रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द युग में है हार विहार अति। एक कविता का मुख्य स्वर है एक प्रदेश भक्ति। कविता का मुख्य स्वर है भक्ति। कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरी के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाता है? मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में। मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में। नीचे दिए गया अधिगम कार्य शिक्षार्थी के भिन्न भिन्न समूह को करने के लिए दिया गया। पता लगाइए किस शब्द संप्रदाय के अधिगम के इस गतिविधि को किस रूप से जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाइए। थीम आधारित शब्दावली। थीम आधारित शब्द संप्रदाय अधिगम इस गतिविधि के थीम आधारित शब्दावली के रूप में जाना जाएगा। थीम आधारित शब्दावली शब्दों को औपचारिक विषयों के अनुरूप थीम द्वारा वर्गीकृत किया गया। इस प्रकृति के मानव व्यवहार के बारे में, परिवार संबंध तथा भावनाओं के बारे में आदि मानव आपकी अवधारणाओं के मानेंगे। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन करते? संज्ञानात्मक अकादमी निपुणता अति बुनियादी अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण निपुणता। अति मिडिल स्तर पर अध्यापक करने वाले अध्यापक एक पाठ सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता और न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ सामग्री के अर्थ एवं विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थी में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? अति समालोचनात्मक साक्षरता कौशल को। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। नियमों को जानना। सी व्याकरणिक तत्व डिक्शन। प्रक्रियात्मक ज्ञान यह जानना कि व्याकरणिक तत्वों को कैसे किया जाए। अति कक्षा 7 के अध्यापक जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियां को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती। पहली जोड़ियां पहला वाक्य पढ़ती, दूसरी जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य पढ़ती और पहली जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। इसको कहते पारस्परिक सूत्रलेख। इसको क्या कहते? पारस्परिक सूत्रलेख। क्या कहते? इसको पारस्परिक सूत्रलेख। निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा के व्याकरण नहीं होता।
संकेत भाषा के व्याकरण सही नहीं है। संकेत भाषा के व्याकरण नहीं होता है, ये सही नहीं। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, हिंदी भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तो मातृभाषा घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। प्रथम भाषा के रूप में। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम में कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता। उन अध्यापकों के लिए, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्ति को समझने और बदलने में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन शिक्षार्थियों और अधिगम के लिए जिन्हें शिक्षण और बदलने और सुधार लाने की आवश्यकता है। ब्लेयर जोन्स और सिमरन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण और छात्रों के अपनी वास्तविकता के प्रचार और अवसर को लाने के लिए दिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो उसे सुप्रेरित क्रिया द्वारा अपने कमजोरी के क्षेत्रों को अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने में सुधार की जरूरत है। समझने और बदलने की शुरुआत के शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का पठन करते हैं। पाठ वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जिसके समीपत बोध की सुधार आता हुआ समीपस्थ, तो उसको क्या कहते हैं? पारस्परिक शिक्षण। क्या कहते हैं उसको? पारस्परिक शिक्षण। क्या कहते हैं? पारस्परिक शिक्षण। क्या कहते हैं? पारस्परिक शिक्षण वह समूह निर्देशनात्मक गतिविधि छात्र शिक्षण बनते हैं और 4 प्रबंध निधि के उपचार कार्य चर्चा नेतृत्व करता है जिसका अच्छे पाठ समझने के लिए उपयोगी होता है। छात्रों को अपना भ्रम दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, परंपरागत पठन बोधन में सुधार होता है। उपयुक्त कथन से ये प्रश्न का उल्लेखनीय व्यवहार का आगे बढ़ने का एक उद्देश्य देता है। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की समान भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय उक्ति को क्या कहते हैं? परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजेस। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आता है उस भाषा में समूह में सुनाए, फिर वह कक्षा के समान भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेजिंग के नाम से जाना जाता है। परभाषा व्यवहार में छात्र एक साथ कई भाषा को सोचने में सक्षम होते और अकादमिक अंग्रेजी सीखने के लिए अपनी घरेलू भाषा के एक माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहते हैं? बारीकी से पठन। क्या कहते हैं? बारीकी से। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी को कुछ निर्लय जो सहजात भाषा की और कुछ लक्ष्य के समान। शिक्षार्थी को निर्लय सहजात भाषा कुछ और लक्ष्य भाषा के कुछ असमान होते। शिक्षार्थी का निर्लय सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम। शिक्षार्थी का यह निर्लय जो सहजात भाषा और लक्ष्य भाषा के कुछ असमान होते हैं। अंतर्भाषिक अनुवाद या पहचान माध्यम आधारित अनुवाद एक प्रकार के जिसमें एक भाषा को प्रतीक व्यवस्था का रूपांतर किसी दूसरी भाषा के प्रतीक व्यवस्था में किया जाता था। इसमें शिक्षार्थी का निर्णय कुछ तो सहजात भाषा की और कुछ लक्ष्य भाषा के समान होता। उदाहरण के लिए प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास गोदान का अंग्रेजी में गिफ्ट ऑफ क्राउ नाम से अनुवाद हुआ। कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वो मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसे अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया।
उसके द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। तमिल भाषा अर्जन है, अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। सभी तीनों भाषा पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी अधिगम के अंतर्गत आती है। भाषा के सीखने के संदर्भ में दो प्रकार के तकनीक शब्दावली प्रचलित है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न होती है, जबकि भाषा अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया है जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भाषा के नियमों को सीखते हैं। अंत में पंजाबी प्रश्न के अनुसार श्रेया द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में पंजाबी और तमिल भाषा के अर्जन और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, वाइवेशन एक्स्ट्रापोलिटी का पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन।